हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बहुत पहले हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, महाराजा विक्रमादित्य। और आज हम आपके लिए एक राजकुमारी की कहानी लेकर के आए हैं। आपको अच्छी लगती है ना राजकुमारी और राजकुमारों की कहानी? तो हम सुनते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है राजकुमारी माया। बहुत समय पहले की बात है। बंगाल में एक राजा राज्य करता था। उसकी दो जुड़वा पुत्रियां थीं। उनमें से एक का नाम था माद्री और एक का नाम था माया। और उनके जन्म के समय ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। कहने को तो दोनों बहनें जुड़वा थीं, लेकिन उनके आचार विचार, सोचने का ढंग बिल्कुल अलग था। एक और माद्री अपने राज्य में पूरी तरह से घूमी भी नहीं थी, और दूसरी ओर माया देश विदेश की यात्राएं करके आई थी। उसको घूमना, नई नई चीजें सीखना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। और तो और उसने जानवरों की भाषा भी सीख ली थी। और वह युद्ध कला में और अन्य कई कलाओं में भी निपुण थी। और उसको घूमना, नई चीजें सीखना, नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। राजा अपनी पुत्री माद्री को तो प्यार करता था, पर माया को नहीं। माद्री अपने पिता से जब मिलती तो कहती, सदा विजयी रहने वाले बहादुर राजा, तुम्हें मेरा प्रणाम है। और जबकि माया का ढंग बिल्कुल अलग था। और वह जब अपने पिता से मिलती तो कहती, प्रणाम पिता, आपको अपना रेगिस्तान मुबारक हो। और जब पिता रेगिस्तान सुनते तो वो चिढ़ जाते, उनको गुस्सा आता, और वो समझ नहीं पाते कि माया आखिर कहना क्या चाहती है। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद राजा खराटे लेकर सो रहा था। तभी अचानक माया के हंसने की आवाज से उनकी नींद टूट गई। और उन्होंने सोचा शायद माया उनके खराटों पर हंस रही है। तो उनको बहुत गुस्सा आया। और गुस्सा देख करके माया ने समझाने की कोशिश की कि पिताजी, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रही, आपके खराटों पर भी नहीं हंस रही हूँ। हंसने की कोई और ही बात है। लेकिन राजा को उनकी बात समझ नहीं आई। और फिर माया को ना चाहते हुए भी बताना पड़ा कि वो क्यों हंस रही थी। उसने बताया कि उनके पलंग के पास दो चींटियां थीं, और वो दोनों चींटियां आपस में बात कर रही थीं। और उनकी बात का जो विषय था वो ये था कि वो अपनी सियानी हुई बेटियों के विवाह की चिंता कर रही थीं। तो उनमें से एक कह रही थी कि जब राजा अपनी बेटियों की शादी में शानदार दावत देगा तो दुनिया भर की चींटियां आ जुटेंगी। तो उस समय हमें भी अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त वर ढूंढने में मदद मिलेगी और वो सही समय होगा। पर राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, और उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ। तो उसने माया को बहुत बुरा भला कहा, और अगले ही दिन अपने मंत्री को बुलाकर उसने दोनों बेटियों के लिए वर तलाशने का हुक्म दे दिया। उसने मंत्री को अलग से बुलाकर कहा कि वह माया के लिए ऐसा वर ढूंढे जिससे माया को उसका रेगिस्तान मिल जाए, और माद्री के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढे। तो मंत्री दोनों राजकुमारियों के लिए वर की तलाश में निकल गया। कुछ दिनों बाद एक सुबह राजा जब अपने महल से टहलने निकला तो उसकी नजर देवी मंदिर के आंगन में बैठे एक फटेहाल गरीब पर पड़ी। राजा ने देखा वह भोजन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे न जाने कितने दिन का भूखा हो। देखते ही देखते उसने ढेर सारा खाना खा लिया। और परंतु उसकी दुबली पतली काया को देखते हुए ऐसा नहीं लगता था कि वह इतना खाना खा सकता था। तुरंत राजा ने तय किया कि वह अपनी बेटी माया की शादी इसी गरीब फटेहाल से कर देगा, और इस प्रकार माया को रेगिस्तान मिल जाएगा और नेकी की सजा भी मिल जाएगी। राजा ने शीघ्र अपने मंत्री व माया दोनों को बुला भेजा और उन्हें अपना फैसला सुना दिया। आश्चर्यचकित माया कुछ बोल भी ना पाई। तभी राजा ने मंत्री को
माया की शादी कर उस भिखारी के साथ विदा कर देने का हुक्म दे दिया। माया को उन्हीं कपड़ों में जिसमें वो बैठी थी, उन्हीं कपड़ों में विदा कर दिया और कुछ और भी नहीं दिया साथ में। अब माया और उसका पति बंजारों की तरह जगह जगह घूमने लगे। बातों ही बातों में माया को अपने पति से मालूम हुआ कि वह इतना दुबला पतला और इतना भूखड़ पहले नहीं था। और एक बार वह कहीं शिकार पर गया था और शिकार के दौरान वह थक करके एक पेड़ के नीचे सो गया। और जब वो सो करके उठा तो तब से उसको यह बीमारी लग गई और तब से वह इतना खाना खाने लग गया है, तब भी उसकी भूख नहीं मिटती है। उसके माँ बाप ने उसका बहुत इलाज कराया, दुनिया भर की हकीमों और वैद्यों से सलाह ली गई, परंतु कोई लाभ न हुआ। वह कितना ही खा ले पर सदा भूखा ही रहता है और अपने इस रोग के कारण तंग होकर के और शर्म के मारे उसने अपना घर छोड़ दिया और वह चला आया। इसी कारण से वह आज बंजारों की तरह जगह जगह घूम रहा है। पर इस बात से एक बात तो निश्चित हो गई कि वह किसी गरीब घर से नहीं है, बल्कि किसी अच्छे खाते पीते खानदान से संबंध रखता है। तभी तो उसके माँ बाप उसके लिए इतना इलाज करा पाए। माया सोचने लगी, अवश्य ही वे लोग अपने बेटे के बारे में सोचते होंगे, चिंता करते होंगे और उन्होंने उसकी खोज भी करवाई होगी। तो एक दिन की बात है, दोनों माया और उसका पति थक कर चूर भूखे प्यासे बैठे थे। माया ने अपने पति से कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, मैं अपना सोने का कड़ा बेच करके कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। थका मांदा वह उसका पति ना चाहते हुए भी बैठा और थोड़ी देर में उसको नींद आ गई और वो सो गया। और थोड़ी देर बाद जब माया खाने पीने का सामान लेकर लौट कर आई तो उसने देखा उसके पति के मुख से एक लंबा काला सांप निकल रहा है और वह एक पेड़ के पीछे छुप गई और आड़ में छुप करके देखने लगी, सुनने लगी। तभी उसने देखा कि पास की बांबी से भी एक लंबा सांप निकल करके आया और दोनों आपस में बात करने लगे। माया को तो जानवरों की भाषा आती थी, वो पेड़ की आड़ में छुप करके सुनने लगी। तो उसने जो पेड़ से निकला था, बांबी से निकला था लंबा काला सांप, उसने मुख से निकले सांप को लताड़ते हुए कहा कि तुम अव्वल दर्जे के नीच किस्म के जीव हो, तुम्हें इस प्रकार किसी के पेट में घुसकर उसके हिस्से का खाना नहीं खाना चाहिए। तुम अपना खाना खुद क्यों नहीं जुटा सकते हो? यदि तुम्हारी यही हरकतें रही तो शीघ्र ही ये राजकुमार मर जाएगा। मुख से निकले सांप ने फुफकारते हुए कहा, तो तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम बड़े शरीफ सांप हो। तुम जो इतने सारे खजाने पर कुंडली मारे बैठे हो, वो कहाँ की शराफत है? तुम उस दौलत को ना तो किसी को इस्तेमाल करने देते हो और ना खुद करते हो। बताओ, तुम क्या नीच नहीं हो? अच्छा चुप रहो, ज्यादा बातें ना कहो। तुम्हें मेरी दौलत से ईर्ष्या होती है, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें करते हो। काश कोई इन्हें बता देता कि यदि राजकुमार के मुंह में एक मुट्ठी काली सरसों भर दी जाए और एक झटके में तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाए तो राजकुमार को सदा के लिए तुम्हारे चंगुल से बचाया जा सकता है। बांबी वाले सांप ने लाल आंखों को गोल घुमाते हुए कहा, और क्या यह भी ना बता दिया जाए कि तुम्हारी बांबी में यदि एक घड़ा गरम सिरका डाल दिया जाए तो सदा के लिए तुमसे भी मुक्ति पाई जा सकती है। मुंह से निकले सांप ने ये बात कही, और तुम्हारे सारे धन का मालिक भी बना जा सकता है। उसने जवाब में ये उत्तर दिया। तो पेड़ के पीछे छुपी माया ने यह सब सुन लिया। बस फिर क्या था, राजकुमारी माया फटाफट से वापस गई, बाजार गई और सामान लेकर के उल्टो पैरे लौट करके भी आई। एक मुट्ठी काली सरसों और एक घड़ा सिरका लेकर वह शीघ्र लौट आई। उसने तुरंत दोनों सांपों का अंत कर दिया। बांबी के नीचे का सारा धन लेकर माया और राजकुमार दोनों राजकुमार के राज्य में लौट गए। इतनी खूबसूरत
इतनी गुणी बहू पाकर राजकुमार के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया। और विवाह के समय उन्होंने माया की बहन और उनके पिता को भी विवाह के समारोह में आमंत्रित किया। तो माद्री अभी तक कुंवारी बैठी थी। तो माद्री ने माया से कहा, पिता के रेगिस्तान में रहने से अपने पति के घर में रहना बेहतर है, चाहे वह पति गरीब ही क्यों ना हो। उसके उपरांत माया व उसका पति आपसी विचार विमर्श से आपस में बातचीत करके सुखपूर्वक अच्छी तरह से राज्य चलाने लगे। और राज्य में सब लोग बहुत खुश थे उनके राज्य चलाने के ढंग से। और बीच बीच में वो लोग देश विदेश में घूमना, नई नई बातें व ढंग सीखना नहीं भूलते थे, घूमते रहते थे। ठीक है, तो हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है और फिर शीघ्र ही मिलते हैं हम एक नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय, थैंक यू।